हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 50 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 51 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 50 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट लेवल 2 एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपने आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज अपना 51 नंबर का मॉडल पेपर। सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे, 91 से 150 तक। उसके बाद में 1 से 90 तक बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए, 91 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ स्मारक है, दूसरी तरफ निर्माता है। एक तरफ स्मारक है, दूसरी तरफ निर्माता है। दोस्तों देखिए, सुमेलित नहीं है वो बताना है। अलाई दरवाजा दिल्ली के जो निर्माता है वो अलाउद्दीन खिलजी है, बिल्कुल सही है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी के निर्माता अकबर है, बिल्कुल सही है। मोती मस्जिद जो कि आगरा में है, इसके निर्माता दोस्तों शाहजहां है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए, मोती मस्जिद दिल्ली में है, उसके निर्माता दोस्तों यहाँ पर हुमायूं दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों, मोती मस्जिद जो दिल्ली में है उसके निर्माता है दोस्तों औरंगजेब। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। 92 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, तीनों कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखा है वो गुजरती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 93 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं, यह गैस है। यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं, यह गैस है। तो दोस्तों, यह गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। 94 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत में दक्कन का पठार किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित पठार है। भारत में दक्कन का पठार किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित पठार है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दरारी उद्गार। दरारी उद्गार। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दरारी उद्गार। 95 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से आंतरिक ग्रहों का समूह है। निम्न में से आंतरिक ग्रहों का समूह है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों, वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रहों का समूह है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल से दोस्तों महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, 3 कथन दे रखे हैं, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, पूर्णिमा के दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। पूर्णिमा के दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। अमावस्या के दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों, निम्न ज्वार कब उत्पन्न होते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं, तब दोस्तों निम्न ज्वार है वो उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे अमावस्या है वो इसमें गलत दे रखा है। सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए और सी कथन है वो इसमें क्या है, सत्य है। ए और सी यानी कि अपना 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, सिंधु घाटी के लोग है ये, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? दोस्तों, सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो पशुपति की पूजा है वो करते थे। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पशुपति की पूजा करते थे। 99 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए,
यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है दोस्तों, ये होता है यजुर्वेद से। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यजुर्वेद से। नेक्स्ट आगे देखिए, 100 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के अनुसार किसी भी कारखाने में काम करने के लिए कम से कम आयु के बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता है। भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के अनुसार किसी भी कारखाने में काम करने के लिए कम से कम यानी कि कौन सी आयु से कम आयु के बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 14 वर्ष। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है, तो राजस्थान में एक ग्राम सभा किससे बनती है? तो दोस्तों पंचायत सर्किल में आने वाले गांवों के पंजीकृत मतदाताओं से दोस्तों ग्राम सभा है वो बनती है। यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 102 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? कौन सा अनुच्छेद कौन सा है? तो वो अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 21A। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 86वां संविधान संशोधन हुआ था ये, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? बताइए। अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुंडग्राम। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कुंडग्राम। 104 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, माउंट आबू की तलहटी में कौन सी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? माउंट आबू की तलहटी में कौन सी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चंद्रावती। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रावती सभ्यता सिरोही जिले में माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट है वो स्थित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, शुद्धि आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? शुद्धि आंदोलन बताइए दोस्तों, नाम तो सुना ही होगा। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दयानंद सरस्वती ने। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 106 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सांगपो किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों सांगपो किस नदी को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यारलंग सांगपो के नाम से जानते हैं, यारलंग सांगपो के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्रह्मपुत्र। 107 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से वह मृदा जिसमें मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर होता जा रहा है? निम्न में से वह मृदा जिसमें मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लेटेराइट। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लेटेराइट। 108 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से असंगत को बताइए। निम्न में से असंगत को अपने को यहाँ पर बताना है कि असंगत कौन सा है। दोस्तों देखिए, जिम कार्पेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? तो ये असम में है, बिल्कुल सही है। कान्हा नेशनल पार्क है, ये मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। नंदन कानन जो ये राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों पश्चिम बंगाल, ये इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों नंदन कानन नेशनल पार्क है ये असम राज्य में ये स्थित है, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 109 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 32। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32। 110 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान में किस स्थान पर छावनी बोर्ड है? राजस्थान में किस स्थान पर छावनी बोर्ड है?
तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा छावनी बोर्ड है ये नसीराबाद अजमेर में। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नसीराबाद अजमेर में। 111 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शिक्षण का उद्देश्य है। शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण का उद्देश्य है वो है अपेक्षित दिशा में विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। अपेक्षित दिशा में विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, ये शिक्षण का उद्देश्य है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 112 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था। दोस्तों ये संपन्न हुआ था वो है बेलगांव में संपन्न हुआ था दोस्तों ये अधिवेशन। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 113 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सीता अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। मौर्य काल में सीता अध्यक्ष है वो कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था। ठीक है, जो भूमि कर वसूलने का कार्य करता था। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, इनमें से किस व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? किस व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जो दहशाला है, इसको दहशाला को दोस्तों बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको इसमें याद रखना है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको याद रखना। देखिए, अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहशाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से है वो जाना जाता था। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 115 नंबर का प्रश्न है, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है पेट्रोलियम। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम उत्तरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, 116 नंबर का प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। निम्न में से असत्य कथन को है वो क्या करना है? छांटना है। दोस्तों इसमें देखिए, उत्पादन व रोजगार की दृष्टि से देश में सीमेंट उद्योग का दूसरा स्थान है। उत्पादन व रोजगार की दृष्टि से सीमेंट उद्योग का दोस्तों दूसरा स्थान है, तो ये अपना कथन है। ठीक है, ये जो कथन है ये दोस्तों अपने को असत्य कथन है वो बताना है, तो ये कथन तो दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो कथन है वो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे देखिए, भारत में पहला सीमेंट कारखाना 1904 ईस्वी में चेन्नई तमिलनाडु में खोला गया था, ये भी बिल्कुल सही है। 1914 में पहला भारतीय सीमेंट कारखाना पोरबंदर गुजरात में इंडियन सीमेंट कंपनी द्वारा स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें तीनों के तीनों कथन है वो सत्य है, तो इसमें कोई भी असत्य कथन नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 117 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, तो दोस्तों ये प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। आगे देखिए, 118 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के बारे में सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ठीक है, असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, बिल्कुल सही है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, बिल्कुल सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, बिल्कुल सही है। A.M. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया, तो दोस्तों ये कथन है वो इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो जिन्ना है उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन है वो नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यह आंदोलन वापस लेने का कारण दोस्तों चोरा चोरी कांड हुआ था, उसके बाद में गांधी जी ने 1922 में इसे वापस ले लिया था। ठीक है, आगे देखिए, 119 नंबर का प्रश्न, सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है। खानकाहों से अभिप्राय है वो क्या है? तो दोस्तों खानकाहों से अभिप्राय है वो है वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते हैं, उन्हें खानकाहों के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 120 नंबर का प्रश्न है,
कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों के मध्य चला? कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों के मध्य चला? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला था। 121 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में पिडमांट मैदान स्थित है? बताइए किस क्षेत्र में पिडमांट मैदान है वो स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे पूर्वी मैदानी प्रदेश में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो दोस्तों सामान्यतः 5 भागों में। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, ये 5 प्रकार है। आगे देखिए 123 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है तो दोस्तों ये जैसलमेर, नागौर जिले में पाया जाता है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 124 नंबर का प्रश्न है, 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है जयपुर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 125 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो वो है दोस्तों जीण माता का। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जीण माता का। 126 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकृति डोला मारू की शैली है। प्रसिद्ध चित्रकृति डोला मारू की शैली है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों जोधपुर, यानी कि किसकी शैली है? तो जोधपुर शैली की चित्रकृति है दोस्तों डोला मारू। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली बोली जाती है। तो कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों मेवाड़ी बोली है वो बोली जाती है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 128 नंबर का प्रश्न है, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है तथा जो राजस्थान में बहने के पश्चात खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। बताइए ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो राजस्थान में बहने के बाद में दोस्तों ये खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो उस नदी का नाम है दोस्तों माही नदी। तो यहाँ पर इसमें यहाँ 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 129 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। दोस्तों गलत युग्म को अपने को क्या करना है? पहचानना है। देखिए मेवाड़ आंदोलन, माणक्यलाल वर्मा। यहाँ पर देखिए मारवाड़ आंदोलन, पंडित नैनूराम शर्मा, गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए मैं आपको बताऊं, जयनारायण व्यास वो इस आंदोलन से संबंधित थे। जयपुर आंदोलन हीरालाल शास्त्री बिल्कुल सही है। धौलपुर आंदोलन ज्वाला प्रकाश जिज्ञासु बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 130 नंबर का प्रश्न, निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। एक तरफ अभ्यारण्य है तो दूसरी तरफ अभ्यारण्य में वो अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है वो बताना है। ठीक है दोस्तों, रेत का जो तीतर है वो दोस्तों कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो दोस्तों ये गजनेर अभ्यारण्य में पाया जाता है। ठीक है, और जरखों के लिए बंदबारेठा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ठीक है, और काले हिरणों के लिए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, काले हिरणों के लिए तालछापर अभ्यारण्य और सांपों के संरक्षण के लिए शेरगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 2 4, 1 3 2 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 131 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो इसमें सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसमें देखिए समाज में विविध सरोकारों से सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। समाज के विविध सरोकारों से सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सही कथन है वो बताना है अपने को। ठीक है, सही कथन देखा, समाज के विविध सरोकारों से सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों है संबंध, तो ये अपना पहला कथन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? ये गलत है। ठीक है, इसमें अपने को सही कथन बताना है कि कौन सा सही है। सामाजिक विज्ञान सजातीयता और रीति रिवाजों पर बल देता है, तो दोस्तों ये कथन है वो गलत हो जाएगा। ये सजातीय और रीति रिवाजों पर बल नहीं देता सामाजिक विज्ञान।
आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान एक विषयनिष्ठ अनुशासन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है, ये कथन सही है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 132 नंबर का प्रश्न, एक दशक में एक क्षेत्र विशेष वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है? एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दंड आरेख। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दंड आरेख। 133 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए? सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए? तो शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए तो वो है दोस्तों, शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 134 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, समता के बारे में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? समता के बारे में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? तो सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति है वो कौन सी है? तो वो है गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 135 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समूह चर्चा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, समूह चर्चा। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह दोस्तों उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 137 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग है ये तात्या टोपे का वास्तविक नाम था दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार उपयोग किस आम चुनाव में किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 1989 के चुनाव में किया गया था 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग। ठीक है, यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रथम गुप्त शासक जिन्होंने यानी कि जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, परम भागवत की उपाधि धारण है वो किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रूपाजी एवं कृपाजी, ठीक है, कृपाजी है, रूपाजी एवं कृपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से था? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा भेंगू किसान आंदोलन से इनका संबंध था। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मारे गए थे। आगे देखिए 141 नंबर प्रश्न है, राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये जोधपुर में है, जोधपुर का शासक था तो जोधपुर में छतरी होगी। आगे देखिए, महारानी अमर सिंह कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी, वह बहन थी किसकी? महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी, वह बहन थी, तो वो किसकी थी? तो वो थी सवाई जय सिंह की। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 143 नंबर प्रश्न है, किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखित है? किसकी बहादुरी के कृत्य बिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखित है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गोगा जी। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गोगा जी। 144 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चंपककली आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो दोस्तों ये पहना जाता है गले का आभूषण है दोस्तों ये चंपकली। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 145 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? तो वो कौन थे? तो वो थे राव दूधा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राव दूधा।
146 नंबर का प्रश्न, निम्न में से असत्य तथ्य को पहचानिए। निम्न में से असत्य तथ्य को अपने को क्या करना है, पहचानना है। देखिए, मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, तो ये अलवर में है, बिल्कुल सही है। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है, तो ये करौली में है, बिल्कुल सही है। राम गोपाल पोदार की छतरी कहाँ है, तो ये रामगढ़ में है, बिल्कुल सही है। राम गोपाल पालीवाल की छतरी है वो दोस्तों बीकानेर, वो इसमें गलत दे रखा है। ये राम गोपाल पोदार की छतरी रामगढ़ सीकर में है, ठीक है। और राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर गलत दे रखा है, जैसलमेर में। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, छात्रों के अधिगम के अंतराल का निदान निम्नलिखित के बाद करना चाहिए। बताइए, छात्र के अधिगम में अंतराल का निदान निम्नलिखित के बाद करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है उचित उपचारात्मक उपाय करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 148 नंबर प्रश्न है, शिक्षकों को अपने छात्रों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। वे प्राय संकेत करती है दोस्तों आवश्यक उपचारात्मक रणनीतियों की ओर। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 149 नंबर प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना है महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है, वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन बाल विकास हिंदी और संस्कृत से संबंधित 1 से 90 तक प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना है। दोस्तों, आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाएंगे रिट भर्ती परीक्षा से संबंधित। तो दोस्तों, वो सभी की सभी फोल्डर है वो रिट लेवल 2 SST यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार वो फोल्डर बने हुए हैं, जिसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्लास है वो वहां पर करवाई गई है। तो आप वहां जाकर वो सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव क्लासें हैं वो जरूर देखें, वो आपके सिलेबस के अनुसार ही है, ठीक है, जिससे आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपका टॉपिक क्लियर है कि नहीं है उन प्रश्नों का अगर आप टेस्ट देंगे तो। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर सीधा सा पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में निम्न में किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 2 नंबर का प्रश्न है, श्रवण में विकृति की माप की जाती है, श्रवण में विकृति की माप है वो की जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डेसिबल में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डेसिबल में। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना है, वो है योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौन से वर्ष तक की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू को उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो दोस्तों, ये
कौन से सिद्धांत का उदाहरण है? तो दोस्तों ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का ये उदाहरण है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 6 नंबर का प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। तो दोस्तों रखना चाहिए कार्य केंद्रित। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कार्य केंद्रित रखना चाहिए। 7 नंबर का प्रश्न है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित प्राप्त करना प्राय। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित प्राप्त करना प्राय प्राय लाभकारी हो या हानिकारक, लाभकारी हो या हानिकारक है। यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। तो दोस्तों बुद्धि के कारकों की संख्या है कितनी, बताइए? तो दोस्तों वो है 120। कितनी है? 120। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही 120। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग किसके मापन के लिए कहा जाता है? रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग किसके मापन के लिए कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बुद्धि के लिए। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बुद्धि के लिए। यहाँ पर देखिए 10 नंबर का प्रश्न, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यवहार, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? तो दोस्तों प्रेरणा क्या है? तो देखिए इसमें छात्र वह सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चिंतन मानसिक क्रिया का क्या है? कौन सा पहलू है? चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ज्ञानात्मक पहलू है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ज्ञानात्मक पहलू है। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो आईडी का आच्छादन रखता है, यह कहलाता है। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, बताइए? तो दोस्तों ये कहलाता है देखिए दोस्तों ये जो कहलाता है, ठीक है, ये दबाव कहलाता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दबाव कहलाता है ये, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, 16 वर्ष की आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो दोस्तों मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पर देखिए 16 वर्ष की आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी। तो दोस्तों मानसिक आयु है वो इसमें क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 12 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। मैंने आपको उत्तर बता दिया, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये निकाल लीजिए इस तरह से। आगे देखिए, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कि आयु पर? तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कौन सी आयु पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 11 वर्ष की आयु पर। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यह प्रतिपादित किया दोस्तों सिगमंड फ्राइड ने। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर जो कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्थापित की गई है, इसका वित्तीय स्रोत क्या है? बताइए। बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो कि जयपुर में स्थित है,
और ये बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई है। इसका वित्तीय स्रोत क्या है? तो इसका वित्तीय स्रोत है स्थापना के समय सरकार द्वारा कॉर्पस फंड में जमा राशि का ब्याज। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 18 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है संवेदी गामक अवस्था। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है तो ये दबाव से निपटने में सहायता करता है। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? बताइए कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? तो वो है दोस्तों स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। तो दोस्तों ये बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है ये उदाहरण। तो यहाँ पर 4 यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आनुवंशिकता की इकाई है। तो दोस्तों आनुवंशिकता की इकाई कौन सी है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है जीन। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जीन। आगे देखिए, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फ्रायड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की अवस्था, विकास की एक अवस्था निम्नांकित में से कौन सी नहीं है? फ्रायड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था निम्नांकित में से कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आइकॉनिक प्रतिमा अवस्था। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में डिस्ट्रोफिन की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में डिस्ट्रोफिन की कमी के कारण होता है तो क्या? तो दोस्तों वो है डिस्लेक्सिया। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, डिस्लेक्सिया। आगे देखिए, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? तो वो है दोस्तों अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? तो ये प्रयास किया जाएगा दोस्तों विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संदर्भ में बौद्धिक अक्षमता के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? भारतीय संदर्भ में बौद्धिक अक्षमता के बारे में निम्नांकित में से कौन सत्य नहीं है? तो बताइए कौन सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसमें विशिष्ट अधिगम अक्षमता शामिल है, तो ये अपना कथन है वो इसमें सत्य नहीं है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें दोस्तों बोनापन, अंधापन, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग ये सब शामिल है। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है? तो वो है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा कहलाती है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो वो है प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन। बी नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों अपन यहाँ पे सामान्य हिंदी व्याकरण के प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, 31 से 60 तक। और गद्यांश यहाँ पर दे रखा है, अपन नहीं पढ़ रहे गद्यांश, डायरेक्ट चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, आहार नीति शब्द में प्रयुक्त समास है। तो दोस्तों इसमें समास कौन सा है? तो इसमें आहार की नीति, तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, गद्यांश में आए धार्मिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। धार्मिक में प्रत्यय कौन सा है? तो दोस्तों इसमें इक प्रत्यय है। क्या है? इक। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डॉक्टर
एलिनसन स्वयं अन्नाहारी थे और रोगियों के लिए केवल अन्नाहार की ही सलाह देते थे। वाक्य रचना की दृष्टि से यह वाक्य है। तो दोस्तों ये कौन सा वाक्य है रचना की दृष्टि से? तो दोस्तों यहाँ पर ये मिश्र वाक्य है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ और संयोजक और शब्द लगा हुआ है ना बीच में, तो ये क्या है? तो ये मिश्र वाक्य है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न, गद्यांश में आए इत्यादि शब्द में प्रयुक्त संधि है। इत्यादि शब्द में प्रयुक्त संधि है तो वो कौन सी है? तो इति प्लस आदि, ठीक है। तो इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मुझे अपने साथ थिएटर चलने का न्योता दिया। इस पंक्ति में आया मुझे शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? मुझे अपने साथ थिएटर चलने का न्योता दिया। इस पंक्ति में दोस्तों जो ये आया शब्द है, ठीक है, मुझे जो शब्द यहाँ पर है, ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों सर्वनाम है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों शिक्षण विधि को स्थायी रखना, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। 37 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में रूप बदलता है? तो वो है दोस्तों इसमें बालक का क्या हो जाएगा? बहुवचन बालकों हो जाएगा। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा। वाक्य में रेखांकित पदबंध है दोस्तों। यहाँ पर देखिए घर से लौटकर, ये इसको आप रेखांकित कर लेना, ठीक है। तो ये रेखांकित पदबंध क्या है? घर से लौटकर। तो दोस्तों ये क्रिया विशेषण पदबंध है घर से लौटकर। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये स्थित है बीकानेर में, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बीकानेर में। आगे देखिए, दूरदर्शन प्रणाली द्वारा शिक्षण का सबसे बड़ा दोष यह है कि दूरदर्शन प्रणाली द्वारा शिक्षण का सबसे बड़ा दोष यह है कि क्या विद्यार्थी शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर पाता। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? व्याकरण की शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है भाषा से सर्ग विधि। यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? तो दोस्तों वो आवश्यक शर्त है इसमें कौन सी? तो वो है अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में हो। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है। भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है तो वो क्या है? तो वो है दोस्तों लिखना। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लिखना। आगे देखिए, सागर एक सरिताएं अनेक है, रेखांकित अंश में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसमें बताइए कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें उप विराम चिन्ह, जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला चिन्ह है, ये उप विराम चिन्ह है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मौन पठन का लाभ है। मौन पठन का लाभ क्या है? तो दोस्तों मौन पठन का लाभ है स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सामाजिक पर्यावरण से। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऊंट सवार को राजस्थानी बोलचाल में क्या कहा जाता है? ऊंट सवार को राजस्थानी बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है ओठी, ओठी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लिंग्वाफोन यानी कि रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? तो किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? तो दोस्तों ये श्रव्य सामग्री है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जिस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा, तो वह क्या कहलाएगा? तो दोस्तों वो कहलाएगा वेद परीक्षण। यहाँ पर एक नंबर का ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, वेद परीक्षण। 50 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है?
तो कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें 3 पदों का प्रयोग है वो किया जाता है। उद्देश्यों का निर्धारण, परीक्षण सामग्री का चयन और निर्माण, और परीक्षण का प्रशासन और मूल्यांकन। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अति प्लस उक्ति शब्दों का संधि विच्छेद करने पर जो शब्द संधि करने पर शब्द बनेगा। विच्छेद तो दे ही रखा है, अति प्लस उक्ति। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अतियुक्ति। अतियुक्ति, तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अहल्या एक पतिव्रता नारी थी। तो यहाँ पे पतिव्रता है और रेखांकित है, तो रेखांकित शब्द का उचित विलोम क्या होगा? पतिव्रता का विलोम क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल्टा। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कुल्टा। 53 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, जस दूल्हा तस बनी बारात, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा इसमें सभी साथी एक जैसे, एक ही जैसे, सभी साथी एक ही जैसे। सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच है वो की जा सकती है, तो दोस्तों वो है उपलब्धि परीक्षण से। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, वाक्य में मुख्यतः कितने अंग होते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट आगे देखिए, अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न है 56 से 60 तक। ठीक है, अब इसमें देखिए, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। इस वाक्य में क्रिया के रूप में किस काल का बोध होता है? इस वाक्य में क्रिया के रूप में किस काल का बोध होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सामान्य वर्तमान काल। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ऐसे साहस और धीरता को उत्साह के अंतर्गत तभी ले सकते हैं जबकि साहसी या धीर उस काम को आनंद के साथ करता चला जाएगा। यह किस काल का है? ऐसे साहस और धीरता को उत्साह के अंतर्गत तभी ले सकते हैं जबकि साहसी और धीर उस काम को आनंद के साथ करता चला जाएगा। ये वाक्य किस काल का है? ये वाक्य है दोस्तों हेतु हेतु मजबूत भविष्य काल का। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कष्ट। कष्ट है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द है। आगे देखिए, उत्कंठा प्रत्ययन आदि शब्दों का बहुवचन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है उत्कंठाएं प्रयत्नों। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। निम्न में से घर गृहस्थी सामान आदि शब्दों का राजस्थानी भाषा में शब्द होगा, तो वो शब्द होगा दोस्तों टंडेरो। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, 61 से लेकर 90 तक, भाषा सेकंड। देखिए यहाँ पे मुझे संस्कृत है वो कम आती है, तो आपको स्क्रीन के ऊपर है वो ज्यादा ध्यान देना है। देखिए, अष्टाविंशति है संख्या अस्ति, यानी कि अष्टाविंशति संख्या अंकों में क्या होगी? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 28, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विधि है अयम प्रवचनम विधि इति नामना अपि ज्ञायते। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, यानी कि सीधा सा मैं आपको बोलूं, ये प्रचलन विधि है, ये कौन सी विधि का नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कथा कथन पद्धति है। तो दोस्तों कथा कथन पद्धति विधि का अन्य नाम प्रचलन विधि है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, पिक बंधु कस्य शब्द से पर्याय पदम अस्ति, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है आम्रस्य। यहाँ पर इसका सही उत्तर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आम्रस्य। नेक्स्ट आगे देखिए, अत्रेव कोकिल विनिंदित मनो अत्रेव कोकिल विनिंदित मनोज्ञ कंठी अस्मिन श्लोका से को अलंकार है। बताइए इसमें अलंकार कौन सा है वो अपने को बताना है। तो दोस्तों इसमें अलंकार की मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें देखिए व्यति रेखा अलंकार है। तो दोस्तों ये अलंकार है दोस्तों, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गो प्लस इंद्र इत्यस्य संधि युक्त पदम अस्ति, यानी कि गो प्लस इंद्र किसका संधि विच्छेद है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें गवेंद्र, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ये देखिए, अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। इसमें 66 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकितेषु अनुवादस्य प्रकारे नास्ति।
तो बताइए निम्नलिखित में से अनुवाद का प्रकार नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें चित्रानुवाद है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए उच्छिष्टानि अस्मिन् पदस्य उपयुक्त संधि विच्छेद वर्तते। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें उत प्लस शिष्टानि। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए उपभोक्तुम पदे प्रत्युक्त प्रत्यय अस्ति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें तुमुन। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तुमुन। आगे देखिए प्रत्येकम पदे प्रयुक्त समास वर्तते। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें अवयवी भाव। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए शिशु इत्यत्र शिशु शब्द से क रूप विद्यते। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रथमा बहुमा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रथमा बहुवचनम। आगे देखिए पात्राणि इतस्य किम विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें उच्छिष्टानि। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 72 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए हरि शब्द से तृतीय विभक्तया एक वचने किम रूपम अस्ति। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है हरिणा। क्या हो जाएगा? हरिणा हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए संस्कृत्याद्यापने दृश्य श्रव्य साधनम किम। तो बताइए कौन सा है दृश्य श्रव्य साधनम? तो वो है दूरदर्शन यानी कि दूरदर्शनम। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए का विधि काल्पनिकात सत्यम प्रति स्थूलात सूक्ष्म प्रति सूत्राणी आश्रित चलती। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है निगमन विधि। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए शिक्षा क्षेत्रीय उपचार इति शब्द से को अर्थ है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है संप्रेक्षणम। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संप्रेक्षण। आगे देखिए संस्कृत मूल्यांकन से हेतु प्रश्न भवेयु। संस्कृत मूल्यांकन के लिए प्रश्न होने चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें समन्विता। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए लघुतरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा भवेत। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है वाक्यम त्रयम व चतुष्टयम। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए ए स्वर वर्ण से उच्चारण स्थानम भवति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कंठ तालु। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 79 नंबर का प्रश्न है। देखिए अपने को ये पद्यांश से संबंधित प्रश्न है वो करने हैं। तो मैं पद्यांश नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट चल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त पद्यांशेषु प्रयुक्त छंद वर्तते। तो दोस्तों इसमें छंद कौन सा है? तो आप अगर इसको पढ़ोगे स्टॉप करके तो दोस्तों आपको पता लग जाएगा इसमें छंद है, वो छंद का नाम है वो आर्या है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यौवन मंगेशु इत्यत्र प्रयुक्त कारक विभक्ति अस्ति। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सप्तमी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सप्तमी। आगे देखिए ब्रह्मापि शब्द से संधि विच्छेद वर्तते। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ब्रह्मा प्लस अपि। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए लोभनियम इत्यत्र प्रत्यमस्ति। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें लोभ प्लस अनियर। तो यहाँ पर इसमें अनियर प्रत्यय है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए ब्रह्मापि अस्मिन पदे ब्रह्मा पदे प्रयुक्त लिंग वर्तते। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पुलिंग। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पुलिंग। आगे देखिए सुख माराध्य अस्मिन पदे मैं इति वर्ण से उच्चारणम कुतः जायते। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नासिका। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नासिका। आगे देखिए वर्णमाला विधि शब्द शिक्षण विधि वाक्य शिक्षण विधि इति त्रयो विधेय संति। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है वाचन शिक्षण है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वांग्रूप भाव प्रकटनम केन कौशलेन संभवती। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है भाषण कौशलेन। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाषण कौशलेन। 87 नंबर प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश से प्रयुक्त से छंद से नाम किम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इंद्रवज्रा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही इंद्रवज्रा। आगे देखिए संस्कृत भाषा शिक्षण सर्वप्रथम भाषा कौशलम विद्यते। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें श्रवणम। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा श्रवणम।
89 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कृष्ण सर्प है कस्य उदाहरणम। तो दोस्तों इसमें ये क्रमदारे समास का दोस्तों ये उदाहरण है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, मूल्यांकन से कति भेदा संति। तो बताइए मूल्यांकन के कितने भेद माने जाते हैं? तो दोस्तों दो, एक संरचनात्मक और एक योगात्मक। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दो, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 51 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।